ओके पीपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी वर डीलिंग विथ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट देखा हमने एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मतलब ऐसे जाता पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है भाई साहब? सो इट इज अ परमानेंट इन नेचर, इज टेम्पररी इन नेचर इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज विथड्रॉन। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट अगर रहेगा, ठीक है, इफ देयर इज एन अटैकिंग रिएजेंट देन यू विल फाइंड द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपका भाई साहब परमानेंट है, ठीक है। तो आपके जैसे समझ लो CH3 ग्रुप्स हैं ये, ठीक है, इनके वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली परमानेंट इन नेचर। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं पे देखो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हैलोजन है, कुछ भी है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इनके मत्थे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है। इट इज ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट भाई साहब अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इट इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द CC सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। जहां भी आपका CC सिंगल बॉन्ड होगा इस तरह से मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड। तो ज्यादा करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमको ये फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली मूविंग इन इट, इट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मामला है। यहाँ पे मोबिलिटी किसकी हो रही है, ठीक है, डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ओके, दिस इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर सेकंड कार्बन एटम इन द चेन, ठीक है। सेकंड कार्बन एटम के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। कैसा है देखो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे भाई साहब Cl, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। दिस विल बी डेल्टा प्लस, दैट विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ये फर्स्ट है, सेकेंड कार्बन एटम है। इसके बाद बहुत ही फीका हो जाएगा ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे, और फाइनली यहाँ तक आते आते बहुत ही फीका पड़ जाएगा ये, ठीक है। इट विल बिकम वेरी लेस। दिस इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर सेकेंड कार्बन एटम इन द चेन। सो आफ्टर सेकेंड कार्बन एटम इन द चेन दिस इफेक्ट विल बिकम नेग्लिजिबल, ठीक है। दिस इफेक्ट कैन बी रिलेट थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द चेन ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड रहेगा तो ये आपका आगे तक जाएगा, ठीक है, मच ग्रेटर देन दिस, ठीक है। डबल बॉन्ड की वजह से ये आगे तक जाएगा, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्जुगेशन। इन दिस केस द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लीव द वैलेंसी शेल। यहाँ पे डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंसी शेल को लीव नहीं करता है। इन दिस केस द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लीव्स इट्स वैलेंसी शेल, ठीक है। यहाँ पे जो वैलेंसी शेल है उसमें रह जाएगा डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन दिस इफेक्ट पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन एटम्स एंड नो आयंस आर फॉर्म। तो इसीलिए हम देखो जैसे यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे C के मत्थे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो हैलोजन है उसके मत्थे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नो आयंस आर बेसिकली गेटिंग फॉर्म। इन दिस इफेक्ट कंप्लीट चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन आयंस, एटम्स एंड आयंस आर फॉर्म। कंप्लीट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और आयंस फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई I, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज E। ये इफेक्ट होगा आपका कब, जब आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और जब आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आयंस प्रॉपर्ली बनेंगे। यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और यहाँ पे पार्शियल आयंस क्रिएट होंगे, यहाँ पे प्रॉपर आयंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस इन, होमोलिटिक फिजन कैसा होगा भाई साहब, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, बोथ A एंड B, कांट से। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। होमोलिटिक फिजन कैसा है, जैसे देखो क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है। आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको पास किया, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दैट इज Cl एंड Cl, ठीक है। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट डाला आपने तो इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा Cl और Cl में, ठीक है। सो दिस विल बी सिमेट्रिकल, ओके। इन कार्बोकटायन कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज। कार्बोकटायन मतलब कैसा होगा, देखो ये आपका कार्बोकटायन हो गया, ये हो गया आपका कार्बोकटायन, ठीक है। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, 2p स्क्वायर नहीं,
sp स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इस विल बी sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज टेम्परेरी परमानेंट बोथ ए एंड बी, कान से अकबर अभी पढ़ा परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये आपके मॉलिक्यूल के इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी अ परमानेंट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज, है ये कैसा क्वेश्चन है, इज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। सो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस एसिड्स, लुईस बेसिस, बोथ A and B, none of these। तो यहाँ पे भाई साहब these will be लुईस बेसिस, ठीक है। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में आपको ये एनकाउंटर करना पड़ेगा, रेजोनेंस, ठीक है। खासकर जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, रेजोनेंस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स आउट हियर। रेजोनेंस होता क्या है, द फिनोमिना इन विच two or more equivalent structures for a compound can be written that involves identical position of atoms but different arrangement of electrons is called as resonance, ठीक है। तो जैसे हम देखो यहाँ पे ज़्यादा करके हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेंजीन का है भाई साहब, ठीक है। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल को समझ लो, इस वाले और इस वाले कार्बन में 2 डबल बॉन्ड है, इस वाले और इस विकल्प में कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो हर एक ऑल्टरनेट पे आपका कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ऐसे ऐसे भी होगा, ये और ये। इज देयर अ रेजोनेंस दैट इज पॉसिबल, इज देयर अ रेजोनेंस दैट इज पॉसिबल, यस। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पहले इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, अभी किसमें इसमें और इसमें। तो इट्स एन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। कार्बन एटम्स की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी चेंज नहीं हुआ है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर नथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, क्या कहते हैं वो, बाहर उनको बोल करा, अभी और 1 घंटा जाएगा, एक और पेपर है। वो जो बाइक में खड़े हैं ना, वो काव्या के पापा है, तो उनको बोल कर आओ कि 1 घंटा और जाएगा, अभी 1 घंटा, एक पेपर और बाकी है ना तुम लोग का, हाँ तो बोल कर आओ। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो व्हाट इज रेजोनेंस, द फिनोमिना इन विच 2 or more equivalent structures for a compound can be written that involves identical position of atoms but different arrangement of electrons is called resonance। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रेजोनेंस, ठीक है। क्लियर है, ओके। द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम इनको, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली रेजोनेंस, तो देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और इस तरीके का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होके इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। हम इसको क्या लिख रहे हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम सकता है ना, पहले इस वाले एटम में था, इस वाले एटम में, इस वाले एटम में, अभी इसमें, तो डबल बॉन्ड कैन बेसिकली ओवरलैप। तो इसलिए हम क्या दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड का ऐसा घूमना दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो आपने भाई साहब क्या किया है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया है, दिस इज बेसिकली लेट्स से OH मॉलिक्यूल है, ठीक है, OH आयन है, और यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये फिनॉल है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे इसके मत्थे, देखो ध्यान से देखना, ये O है और ये भाई साहब H है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस वाले कार्बन के साथ एक है, ठीक है। कितने टोटल एटम्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं ऑक्सीजन के, कितने टोटल एटम्स होते हैं भाई साहब, 6, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे एक इन्वॉल्व हो गया, कितने बचे, 4। तो देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सो दीज आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर आएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। अभी देखिए इसके फलस्वरूप क्या होगा,
तो क्योंकि इसके वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चला गया, इसके मध्य आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पे आ गया भाई साहब डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है। डबल बॉन्ड की संख्या अभी तक कितनी है? 3 है, इसमें कितनी थी? 3। सो इट इज स्टिल जस्ट द सेम, ठीक है, डबल बॉन्ड इज द सेम, क्योंकि आप आए नहीं हो, आई कांट हेल्प इट। थोड़ा तुम कोशिश बहुत कम करते हो समझने की, आई डोंट माइंड आंसरिंग, बट योर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इज वेरी लेस। ओके, तो यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे था, कितने डबल बॉन्ड थे? 3। अभी कितने भाई साहब? 3। यहां पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड में आ गए, बिकॉज देखो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? यहां पे देखो इस कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, इस चीज को समझिए। यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर मैं आपको चॉइस दूं, इनफैक्ट इस कार्बन को अगर चॉइस मिले कि अगले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, और इस कार्बन को अगर चॉइस मिले कि ऑक्सीजन के साथ, तो दिस विल बी मोर पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन पुलर, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 में से भाई साहब 4 इधर आ गए, ठीक है, 5 एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, ऑक्सीजन के मध्य क्या चढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड क्यों हो गया? क्योंकि अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली कार्बन का पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर भी एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा। अगर ये वाला डबल बॉन्ड जा रहा है तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई है। इस वाले डबल बॉन्ड में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों भाई साहब किसके पास चले गए? इस वाले कार्बन के पास। तो कार्बन का भाई साहब अभी क्या, ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को, इसके 2 ऐसे बॉन्ड हो गए, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों इसके पास आ गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसीलिए इसके मध्य आ गया नेगेटिव चार्ज। अभी क्या होगा बोलो? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जा सकता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, मतलब अभी किसके मध्य नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? इसके मध्य नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी भी देखो वो 3 ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब ये घुमा ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इसके मध्य नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखो वही 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, नाउ फाइनली फिर से वो कहां पे आ गया? ये सेम स्ट्रक्चर पे आ गया, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर पे आ गया। लेट्स सी दिस वंस अगेन। तो अभी फिर से हम इसको देख लेते हैं भाई साहब। ये आपका बेंजीन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन हो गया ये। क्लियर? ओके, अभी हमारा यहाँ पे OH एटम है, OH एटम है, मतलब क्या हो जाएगा? फिनॉल, ठीक है। बेंजीन पे मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस कार्बन से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन गया और उसके जगह पे क्या आया है? OH ग्रुप आया, अल्कोहलिक ग्रुप आया है। सो दिस इज नोन एज अ फिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ फिनॉल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी ये वाले कार्बन एटम को देखो, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन एटम, दिस इज एसोसिएटिंग विद दिस, दिस इज एसोसिएटिंग विद दिस। तुम लोग का हो गया भाई साहब? हो गया सबका? डन? शट यू कलेक्ट, ठीक है, क्लियर है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या हो गया भाई साहब? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अभी क्या होगा यहां पे देखो, अभी ऑक्सीजन का परिस्थिति समझो। ऑक्सीजन में क्या है? ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ये कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 में 2 तो इधर आ गए और बाकी कितने बचे? 4। तो इनको हम क्या बोलेंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी किसी भी एटम में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो उपद्रव मचाएगा, वो कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में क्रिएट करेगा, ठीक है। इट विल क्रिएट सम कुछ ना कुछ हरकतें होंगी, ठीक है। जैसे यूसुफ को अगर भाई साहब कोई काम ना हो सारे दिन, मतलब ऑब्वियसली कॉलेज लेस इंसान है, ठीक है, तो क्या करेगा? वो हरकतें करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहेगा सारा दिन। इसलिए बोल रहा हूँ कहीं, हाँ पता नहीं क्या क्या करेगा तो मालूम नहीं, ठीक है। अगर कोई काम ना हो, कॉलेज नहीं जाना है भाई साहब, ठीक है, तो पढ़े पढ़े भाई साहब कुछ भी करते रहेंगे, है ना। सो इट्स लाइक दैट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट, कैच इट।
स्टेपल नहीं हो रहा है, धत। ऐसे उसको पूरा खोल दो, हाँ आराम से अभी, हाँ उसको एक दो बार ऐसे करोगे ना, वो जाम हो गया है लगता है, ये पता नहीं शराई उन्हें क्या किया। अच्छा ओके, ऐसे, हाँ ऐसे कर दे, वो निकल जाएगा। ओके सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली एक फिनॉल ग्रुप है, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये दो लोन पेयर मतलब इनका कोई जगह पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सो बेकार बैठे हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दीज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नाउ मूव टू दिस बॉन्ड। क्योंकि भाई साहब देखो कभी भी इस तरह को इस तरह से ऐसे समझो कि भाई साहब मुफ्त में हमको जो चीज़ मिलती है हम उसको लपेट लेंगे, है ना, समझो इस चीज़ को समझो। ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्यों है, डबल बॉन्ड है, तो इसका भी बेचारा एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ताकि भाई साहब दोनों का ज़रूरत पूरा हो सके ऑक्टेट कंप्लीशन में। अभी ये कार्बन लालची, ये बोला अरे भाई साहब सामने से दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, काहे मैं इसके साथ बॉन्ड बनाते बैठूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन मेरे को दे रहा है ना भाई साहब, सो व्हाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ इन मेकिंग अ बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम। तो ये क्या करेगा भाई साहब, जाओ तुम भाड़ में, ठीक है, तो ये खत्म, ठीक है। तो अभी ये वाला कार्बन एटम ये बेचारा हो गया, इसके पास एक और ये दो, तो ये क्या करेगा भाई साहब, तेरे को जरूरत नहीं तो मेरे को दे दे, ठीक है। तो अभी भाई साहब कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, और भाई साहब ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये पूरा किस्सा समझ में आ रहा है। यहाँ पे अभी भी देखो इसके मध्य एक लोन पेयर है जो गया नहीं है, ये भी उपद्रव मचा सकता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये कैसे मचाता है। फिलहाल हाल फिलहाल इतना समझो एक लोन पेयर ने ये उपद्रव मचा दिया है। ध्यान देना, इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड की क्रिएशन हुई है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से ही आए हैं, तो ये वाला कार्बन मुफ्त में ये दोनों ऑक्सीजन को लपेट रहा है, ठीक है, इसको मुफ्त में मिल रहा है ये, तो इसीलिए ये क्यों खर्चा करे, तो ये अपना भाई साहब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो मुफ्त में मिले हैं इसको लेकर भाई साहब बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, सो दिस इज हाउ इट विल बी फॉर्म। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन ध्यान से, ठीक है, एक दो, और यहाँ पे भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो इसके पास आ गए, ठीक है, सो दिस विल टर्न भाई साहब नेगेटिव, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर आ गए। क्लियर है, दो थे उसके पास और इधर से और दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो लोन पेयर। भाई साहब सिस्टम में दो लोन पेयर आया है, तो सिस्टम में ऐसे घूमता रहेगा ये। ओके, अभी क्या होगा भाई साहब, ठीक है, अभी भाई साहब ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, तो डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कार्बन हैज अगेन फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड, ठीक है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये वाला कार्बन पेंटावैलेंट तो नहीं हो सकता, तो ये वाला इसके मध्य आ गया, तो अभी इसके मध्य भाई साहब ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, घूम रहा है भाई साहब, देखो लोन पेयर अभी इधर से इधर आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होगा भाई साहब, ठीक है, अपना यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था ना, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अभी भाई साहब ये किधर जाएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। इफ इट कम्स हियर, सो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इफ इट कम्स हियर, ठीक है, ये लोन पेयर भाई साहब इसमें पुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू क्रिएट, ये हो गया आपका, दिस विल बी OH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया ये, ठीक है, दिस विल बेसिकली फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव हो जाएंगे, इसके पास, ठीक है, इसके पास आ गए, तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वापस इसके पास आ जाएगा, मतलब आपको फाइनल में ये मिल जाएगा। सो दीज आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और बॉन्ड्स घूम रहे हैं, सो दीज आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, ठीक है, सो दीज विल बी ऑल पीपल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, सो पीपल वी विल बी डीलिंग विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने तमाम चीज़ें यहाँ पे अभी कवर की हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कार्बोकैटायन बनता है, कैसे कार्बो अनायन बनता है, ठीक है,
और बेसिकली इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आइसोमेरिज्म, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस ज़्यादा करके आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिखेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन एटम शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और बॉन्ड्स भी जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, ठीक है. सो अगर ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे बॉन्ड है तो वही रहेगा, ठीक है. और रेजोनेंस में हमने देखा एक पॉजिटिव रेजोनेंस क्रिएट होता है और एक नेगेटिव रेजोनेंस क्रिएट होता है. तो हमने देखा कैसे भाई साहब किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये इफेक्ट क्रिएट होता है अक्रॉस द बेंजीन रिंग, ठीक है. सो आपके ज़्यादा करके ऑर्थो, मेटा एंड और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है. तो पॉजिटिव या नेगेटिव वहाँ पे चार्जेस क्रिएट होते हैं. तो इन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स का उन रीजन्स पे अटैक होता है. तो आप हमेशा देखेंगे जब भी बेंजीन का कंपाउंड फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे ही आएगा, ठीक है. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जहां पे एकदम ऐसे ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप. हेड ऑन ओवरलैप का भाई साहब wherever we have an head on overlapping, wherever we have head on overlapping, ठीक है, वहां पे भाई साहब सिग्मा बॉन्ड होगा और इस सिग्मा बॉन्ड में किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टूवर्ड्स अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. C और H में कौन सा बॉन्ड हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड ही हो सकता है. और सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है. जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा तो H का एक s ऑर्बिटल और इसका भाई साहब तो ये एक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड है. यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं टूवर्ड्स अनसैचुरेशन, C और H का बॉन्ड क्या आपको सैचुरेटेड दिख रहा है? भाई साहब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड है. आपका अनसैचुरेशन कहाँ से? देखो एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. एल्कीन्स एंड एल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं. एल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है. एल्कीन्स एंड एल्काइंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से आपका अनसैचुरेशन भाई साहब चालू होता है, ठीक है. तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टूवर्ड्स अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या हुआ है? इथाइल कार्बोकटायन है ये. यहाँ पे क्या हो गया? एक H भाई साहब, यहाँ समझ लो यहाँ पे Cl था, यहाँ पे भाई साहब क्या था? लेट्स से यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, लेट्स से Cl था भाई साहब, ठीक है. Cl ने क्या किया? इन दोनों का इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग गया भाई साहब, ठीक है. सो इट इज गॉन. सो नाउ इट विल बी अ कार्बोकटायन. कार्बोकटायन ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसके पास जो इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो दिस इज नोन एज एन इथाइल कार्बोकटायन. दिस इज नोन एज इथाइल कार्बोकटायन, ओके. अभी देखो ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा? C और H के, इसका इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसमें आएगा क्योंकि ये पुल कर रहा है. देखो इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल पुल ऑल अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को, ये पुल करेगा. यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ का. तो लेट्स से हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया जो C और H के बीच में शेयर हुआ है. तो C और H के बीच में C से एक और H से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. ये भाई साहब इस तरफ आने की कोशिश करेगा. इट विल बी ट्राइड एंड पुल्ड अप टुवर्ड्स दिस. इससे क्या हो जाएगा? ये H+ हो गया. तो अभी देखो फिर से पढ़ो इस चीज को. डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? C और H के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड है मतलब हेड ऑन ओवरलैप से हुआ है, मतलब आपका किस टाइप का बॉन्डिंग है? यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग है. सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो द डीलोकलाइजेशन ऑफ, ये भाई साहब इधर आकर मूव हो गए. तो क्या हुआ यहाँ पे बताओ? डीलोकलाइजेशन हुआ है, ठीक है. व्हाट हैज हैपेंड हियर? डीलोकलाइजेशन of sigma bonding electrons, delocalization of sigma bonding electrons of alpha CH bond towards unsaturation. अभी भाई साहब यहाँ पे सैचुरेशन से किस तरफ जा रहे हैं? हम अनसैचुरेशन पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है. टूवर्ड्स अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आपने कार्बोकटायन क्रिएट कर दिया है. कार्बोकटायन भाई साहब पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. आजू बाजू के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होकर यहाँ पहुंच गया. तो यहाँ पे ये वाला H+ क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ CH बॉन्ड. ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है.
CH बॉन्ड टूवर्ड्स अनसैचुरेशन। अभी भाई साहब क्या हो गया, ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कटायन हो गया, ठीक है। दिस बेसिकली फॉर्मिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला H जाए, है ना, ये वाला H जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और ये वाला H जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीनों में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तीनों में आपको या तो ये वाला H जा सकता है, या तो ये वाला H जा सकता है, या तो ये वाला H जा सकता है। तीनों में रिजल्ट आपका सेम मिलेगा। इन दोनों कार्बन्स में आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है ऑफ अल्फा CH बॉन्ड टूवर्ड्स अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इसी को हम बोलेंगे भाई साहब हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, यू आर बेसिकली गेटिंग एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस डीलोकलाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। Applications of hyperconjugation, it explains the stability of carbocation, free radicals and alkenes, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है भाई साहब, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, ठीक है। व्हाई आर एल्कीन्स स्टेबल? एल्कीन्स आर स्टेबल बिकॉज देखो कार्बोकटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन में भाई साहब इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, free radicals and alkenes, ठीक है। okay, so the delocalization of electrons due to overlap between p orbital and sigma bond, due to overlap between p orbital and sigma bond is known as resonance, hyperconjugation, no bond resonance, both B and C, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। वी विल टॉक अबाउट नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन रेजोनेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। विल टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी, ठीक है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहे भाई साहब, है ना। तो यहां पे देखो NO2 है, ठीक है, NO2 है, मतलब यहां पे एक बॉन्ड हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, सो NO2 मतलब एक के साथ इसका क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहाँ पे भाई साहब है आपका एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो बोथ B and C इसके पास नहीं रहेगा, देखो क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। वाई विल दिस नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो समझिए भाई साहब, यहाँ पे N है, ये आपका डबल बॉन्ड O है, और ये आपका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में 2 तो पहले वाले ऑर्बिट में हो गए, और आपके भाई साहब बचे कितने, 5, ठीक है। तो 5 में से भाई साहब यहाँ पे 2 और इधर चले गए 2, तो इसके पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है, इट डजेंट हैव इन इट, यहाँ पे 2 चले गए इसके पास, ठीक है। ओके, और एक भाई साहब आपके C से बॉन्डेड है, जो भी कंपाउंड है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं। इसका मतलब अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, जिस भी ग्रुप से हो वहां से इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ करेगा। सो दिस कैन नॉट बी एन EDG, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट डिस्क्वालीफाइज, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो NH2 पे, NH2 पे भाई साहब क्या हो जाएगा, NH2 है ये, ठीक है। N ये H इधर एक सिंगल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड, कितने बचे इसके पास, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से मतलब 5 है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 5, 2 यहाँ पे यूज हो गए, तो यहाँ पे इसके पास रहेंगे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स, विल इट हैव इलेक्ट्रॉन्स, यस इट विल हैव, ठीक है। यहाँ पे इसने किसी के साथ कंबाइन किया, लेट्स से कार्बन के साथ, तो अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बाकी है, सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। भाई अगर तुम्हारे पास है ही नहीं तो डोनेट क्या करोगे, तो तुम्हारे पास पहली तो होनी चाहिए कि भाई साहब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका बताइए एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई साहब, CH3, तो दिस विल बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इनमें से ये हो गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको खुद की कमी है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई, NO2 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इट विल ऑब्वियसली बी NO2। यहाँ पे तो हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। OH में क्या होगा, देखो OH में, तो OH भाई साहब समझ लो ये OH है, ये कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ओके, अभी इसके O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, जिसमें एक इसके साथ बॉन्डिंग में गया, एक इसके साथ बॉन्डिंग में गया, कितने बचे आपके पास, 4, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये डोनेट कर सकता है, यस। भाई औकात तो होनी चाहिए ना डोनेट करने की,
ठीक है भाई साहब, है ही नहीं उसके पास तो कहाँ से डोनेट करेगा, ठीक है। सो इसके लिए इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस विल बी अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस विल ऑल्सो बी अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओनली यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस विल बी एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन मतलब टड़ंग टड़ंग, ये हो जाएगा भाई साहब आपका O और ये हो गया आपका O, ये आपका बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दिस इज बेसिकली नाइट्रोबेंजीन, टर्न 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 टर्न, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, दिस इज बेसिकली नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन विच पोजिशन आ पीपल? ऑर्थो एंड पैरा। क्यों ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक होगा? चेक चेक, किसके पास कौन चला जाएगा? ओ से कोई मतलब नहीं है इधर। तुम्हारे कार्बन के साथ कौन अटैच्ड है? नाइट्रोजन। अब बताओ, ओ से कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो, ओ से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। अब बोलो भाई साहब, कार्बन के साथ जिसका अटैचमेंट है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, उससे मतलब है हमको। तो फिलहाल तो यहां पे कार्बन है और इससे नाइट्रोजन अटैच्ड है, कोई मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई साहब यहां पे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कहा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, इट विल बी बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ओके चलिए यहां पे हम आते हैं। तो अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन्स था और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको फोकट में मिल गए नाइट्रोजन से, तो इसके पास भाई साहब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। ओके, तो अभी ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये इधर आएगा ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला कार्बन के मत्थे क्या आ जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसमें अटैक करेंगे और यही चीज आगे वाले में इधर पे आएगी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगी, दीज विल बी बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। गलत लिखा है। ओके, रिएजेंट्स, electrophilic reagents. What are electrophilic reagents? These are electron loving species, they need electrons, ठीक है। These are electron loving species, these are electron deficient species, they attack on the site of high electron density, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी उस जगह पे ये अटैक करेंगे। मतलब ये खुद क्या है, नियरली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, नियरली पॉजिटिवली चार्ज और एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब इनमें ज्यादा करके क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दे अटैक ऑन साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट, जहां पे भी भाई साहब सबस्ट्रेट में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहां पे अटैक करेंगे। दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस की संभावना ज्यादा है, या ये नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनकी टेंडेंसी है कि नेगेटिव चार्ज पे अटैक करें, ठीक है। दे पोजेस एन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो दे विल ऑलवेज पोजेस एन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। दे आर कॉल्ड लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड्स। दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल H+, दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जहां पे भी अटैक कर रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। H+ भाई साहब ये पहले ही दिख रहा है आपको पॉजिटिवली चार्ज है। NO2 में हमने देखा भाई साहब बहुत तंगी है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, यहाँ पे 2 इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। BF3 भी ऐसा ही है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दिस विल आल्सो बी लाइक दैट, ठीक है। सो दीज आर नोन एज लुईस एसिड्स, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स की इनमें कमी है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीशीज, और हम बोल सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या हो जाएगा, दे विल बी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज को ये न्यूक्लियस, ठीक है। ओके,
these are electron rich species, they will be donating electrons, ठीक है, they will be giving away the electrons. They attack the site of low electron density in the substrate. Low electron density in the substrate क्या हो जाएगा, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है. लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे क्रिएट होगा, जहाँ पे नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है. They attack the site of low electron density in the substrate. They may be negatively charged anions or neutral molecules. So these are known as nucleophilic. नाम क्यों पड़ा है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज का एब्सेंस. मतलब ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे आपका लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो. अगर नेगेटिवली चार्ज मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है. सो दे विल बी नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है. ये क्या करेंगे भाई साहब, इनको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, क्योंकि ये खुद प्लस हैं. सो दीज विल बी जनरली कैटायंस, दे विल बी जनरली कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. और न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएंगे भाई साहब, इनको भाई साहब दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज मतलब दे विल बी अटैकिंग द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज को अटैक करने के लिए खुद तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है. सो दे मे बी नेगेटिवली चार्ज अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. दे पोजेस एन आटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास भाई साहब लोन पेयर रहेगा ही रहेगा. तुम पॉजिटिव चार्ज को कब अटैक करोगे, जब तुम खुद नेगेटिवली चार्ज हो, और तुम खुद नेगेटिवली चार्ज कब होगे, जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. दे आर लुईस बेसिस. They donate an electron pair to the substrate and form a coordinate bond और coordinative bond, ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे OH है, ठीक है, OH के पास भाई साहब इसके साथ एक हुआ तो यहाँ पे बाकी इसके पास भाई साहब रहेंगे ना, ठीक है. इट विल हैव बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. CNA माइनस HO, देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है. HOH वाटर, इसमें भी अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अमोनिया 3 है, एक लोन पेयर बचता है, ठीक है. किधर चली गई वैसे. ओके, सो आपका देखो क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी मतलब क्या हो जाएगी भाई साहब, प्योरिटी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. अगर प्योर सॉलिड है मेल्ट्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर. सॉलिड्स का भाई साहब एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है, ठीक है. अगर प्योर लिक्विड है इट विल बॉयल एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है. इट हैज़ अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, melting point, the temperature at which the solid state changes into a liquid is basically known as the melting point, ठीक है. समझ लो ये कैपिलरी है, ये सील्ड एंड है, ठीक है, ओके, ओपन एंड है, और आपने भाई साहब यहाँ पे कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर रख दिया यहाँ पे, ठीक है. सो इस तरह से आप थ्रेड से इसको बांध के रख रहे हैं, ठीक है. दैट्स हाउ यू विल बेसिकली डिटर्मिन द बॉइलिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट, वॉट एवर, ठीक है. कैपिलरी मीन्स ट्यूब, ट्यूब इस तरीके का ट्यूब, स्ट्रॉ जैसे का कैपिलरी होता है, कोई भी लंबा ट्यूब कैपिलरी होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो थर्मोमीटर है, ये लिक्विड है, ठीक है. इस लिक्विड का जब हम बॉइलिंग देखेंगे तो उस टेम्परेचर को नोट करेंगे एंड दैट विल बेसिकली गिव अस व्हाट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. दैट विल गिव अस द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो पैराफिन, हाँ तो इससे आपका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिटेक्ट होता है, ठीक है. दिस इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड है, सो दिस इज अ लिक्विड है, कन्वेक्शन, हाँ
मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिनेंट गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, ये लिक्विड है ना, इसका क्या, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ये ऑलरेडी मेल्टेड है, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी मेल्टेड। तो इससे हम भाई साहब कन्वेंशन करंट्स डेवलप करते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अभी हम देखेंगे भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिखता है आपको, टकपक टकपक ऐसे भाई साहब, ठीक है, आपको बबल्स दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, मतलब बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होती है, हम बोलेंगे समझ लो ये वाटर है, इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल के रखा है, इस थर्मोमीटर पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो आप पहले पहुँचे 20 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 50 डिग्री पे, फिर 70 डिग्री पे, यू डोंट सी बॉइलिंग हैपनिंग। Once you reach 100 degree centigrade, you will see that bubbles are basically getting formed. So these bubbles are an indication that boiling has started. ठीक है, boiling has started. तो ये boiling कब होगा, जब ऊपर का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं और इस वेपर्स का एक प्रेशर होगा, ठीक है, दिस वेपर विल हैव अ प्रेशर। आप कभी भी खोलते हुए पानी के ऊपर मतलब ऐसे थोड़ा सा भी हाथ रखेंगे तो यू कैन फील द प्रेशर ऑफ द स्टीम, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मतलब ये लिक्विड जो वेपर बना रहा है उसका जो प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as the boiling point of the liquid. So by heating a liquid, you will see that when you gradually increase the temperature, you come to a point when you see bubbles forming at the surface of the liquid. So why are these bubbles getting formed? Because at this temperature, the vapor pressure of the gas or the vapor that is getting formed above the liquid is becoming equal to the atmospheric pressure. ठीक है, so that is called boiling point. That is basically the boiling point का definition. समझ लो ये फ्यूजन ट्यूब है, ये कैपिलरी है एक ट्यूब, ठीक है, ये उसका ओपन एंड है, सील्ड एंड है, ये हम इसका थर्मोमीटर से टेम्परेचर माप रहे हैं, थ्रेड से बांध रखा है हमने। तो इसी तरह से हम भाई साहब वी कैन मेजर द बॉइलिंग पॉइंट। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये बेसिकली दीज आर टेक्निक्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। द मेल्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच द entire solid will actually melt into the liquid, and the boiling point is the point at which it will start boiling, which means the vapor pressure of the gas above the liquid will be becoming equal to the atmospheric pressure. ठीक है, ओके। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यूरिफिकेशन का मेथड क्या है? पहला मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is the conversion of solid to gaseous state directly without getting changed into liquid. ठीक है, तो समझ लो आपका भाई साहब सॉलिड है, इसको आपने हीट किया तो ये बनेगा लिक्विड, लिक्विड को आपने हीट किया तो ये बनेगा गैस। इफ अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, इट इज नोन एज अ सब्लाइम सॉलिड एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। कौन कौन से सब्लाइम सॉलिड्स होते हैं? नैप्थलीन, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कैम्फर, कपूर देखा होगा आपने, जो पूजा वगैरह में यूज होता है। आप उसको रख देंगे आज, आप कल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सॉलिड कैम्फर को अगर आप रख देंगे, अगर प्योर कैम्फर रहेगा, कल या परसों तक आपको नहीं दिखेगा वो उस जगह पे, वो गैस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, ठीक है। कैम्फर इज वन थिंग, ठीक है। देन वी हैव नैप्थलीन, देन वी हैव अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, देन वी हैव आयोडीन। ये सारे आपके भाई साहब क्या हैं? दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर sublime solids. They directly get converted from solid to gaseous state on heating. तो अगर हमको प्योरीफाई मतलब प्योर कंपाउंड, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है, द कंपाउंड्स विच आर सब्लाइम कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। समझ लो भाई साहब यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो किसी इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर भाई साहब सब्लिमेशन होता है तो आप इसको हीट कर दीजिए और इस हीटेड प्रोडक्ट को भाई साहब कहीं और कलेक्ट करवा लीजिए, आपको प्योर कंपाउंड मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज यहाँ पे रह जाएंगी, ठीक है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज। तो अगर कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी मिक्सचर के साथ है, आपने अगर उसको हीट किया और अगर वो सब्लिमेशन अंडरगो करता है तो वो पाइप से आप उसको कलेक्ट कर लीजिए गैस को और उसको कंडेंस कर दीजिए, यू विल गेट द कंपाउंड। तो दिस इज वन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है? जैसे देखो शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर किससे बनता है? शुगर केन जूस से। तो शुगर केन जूस का हम क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो वो शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन जूस
इज गोइंग टू गिव यू द शुगर मॉलिक्यूल्स, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन जूस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब शुगर केन जूस है, ठीक है, इसका आपको क्रिस्टलाइजेशन, द क्रिस्टलाइजेशन विल गिव यू व्हाट, शुगर मॉलिक्यूल्स, द क्रिस्टलाइजेशन विल गिव यू शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आ गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है भाई साहब, आपने लिक्विड को हीट किया, जैसे आपके वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। तो आपने लिक्विड को हीट किया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, उस वेपर को आपने कूल किया, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वही धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये आपका बेसिकली आपका फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन होता है, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं। जैसे समझ लो क्रूड ऑयल, आपका जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल हम ज़मीन से निकालते हैं, उसमें से ही हम केरोसिन भी बनाते हैं, उसमें से ही हम पेट्रोल भी बनाते हैं, उसमें से ही हम डीजल भी बनाते हैं, ठीक है, उसमें से ही हम पैराफिन भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उससे ही निकलती हैं। तो उसको करते क्या है हम, वी विल बेसिकली पुट इट इन, बहुत बोरे हो रहे हैं आप लोग, नहीं ऐसा ही लग रहा है आप भी। तो व्हेन वी पुट इट इनटू अ साइंस, ऐसा ही है, द रिमेनिंग 2 years आर गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, टेक इट और लीव इट, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसको नाच के गा के नहीं पढ़ा सकते हम, जैसा है वैसा ही है। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इफ वी हैपन टू गेट क्रूड ऑयल इनटू दिस, if we happen to get crude oil into this, what will happen at different temperatures, different things will basically come out। तो आपका क्रूड ऑयल बना होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। क्रूड ऑयल इज बेसिकली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली, और इसमें से भाई साहब क्या होगा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्रोमोटोग्राफी क्या होती है, क्रोमोटोग्राफी मतलब आपके समझ लो ये टिश्यू पेपर है, और इसमें जब आप एक इंक को डालते हैं, तो ये अगर आपने इसको अलग अलग सब्सटेंसेस में डाला तो ये भाई साहब ऊपर जाता रहेगा, यू विल सी दिस इज मूविंग। सो दीज आर प्रोसेसेस, ठीक है। ये सब जगह पे ही होता है। ये मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं है, ये बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी यही प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। भाई साहब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करो। तुम जो चीज़ें पूछते हो ना, उनका अभी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे मेरे को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ना, मैं कर दूंगा। ये टॉपिक ही अलग है। तुम्हारे सवाल से मैं इरिटेट होता हूँ क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तुम इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अगर इसको रट्टा भी मार लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अभी इसको विस्तारित रूप से जानने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन वेयर एवर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। मुझे मालूम था तुम यही पूछोगे, मुझे मालूम था तुम ऑलवेज यू विल पॉइंट आउट इन थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी। प्लीज आस्क क्वेश्चंस बट रीफ्रेम योर क्वेश्चंस। आई विल एक्सप्लेन थिंग्स वेयर एवर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। मुझे इसको कंडेंस फॉर्म में ही पढ़ाना है क्योंकि आपके इस चैप्टर में इसका बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। इट डजंट हैव अ वेरी लेंदी एक्सप्लेनेशन। जहां पे जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है और उतना ही हमको पढ़ाना भी है। सो दिस इज एप्लीकेबल टू लिक्विड्स, ठीक है। सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो आप भाई साहब देखोगे सबलाइम सॉलिड्स क्या होते हैं। सबलाइम सॉलिड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके सॉलिड्स का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। चेंज ऑफ सॉलिड टू वेपर without passing through the liquid state. So when you are heating a solid without passing to a liquid state, it basically changes into a vapor state. That is called sublimation, ठीक है। To separate, मैं अगर आपसे साफ साफ बोलूं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से ना मेरे को पढ़ाने को जी नहीं करता है। आई सी लिथार्जिक फेसेस आउट हियर। थके हारे लोग आते हैं यहाँ पे। आप साइंस लिया है, आपने निभाना पड़ेगा आपको। रात के 2 बजे तक भी खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा इसको। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इवन 10%। आप अवेयर नहीं कि आपका एफर्ट्स कितना होना चाहिए। जिन लोगों का 2 साल जीवन से निकल गया ना, उनसे जाकर पूछिए। कोई सो रहा है, कोई लेट रहा है। ये सिर्फ इसी बैच में देखने को मिलते हैं क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ ना प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं आपको। मेरा दूसरा रूप है एक रावण वाला। जब मैं उतरूंगा ना उसमें तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सब लेथार्जिक एटीट्यूड है यहाँ पे। कोई सो रहा है, कोई वहां पे जो भी करते हो आप। आई वॉन्ट यू टू बी 100% अटेंटिव आउट हियर, अदरवाइज डोंट मेक एन एफर्ट टू कम हियर।
टू सेपरेट सबलाइम कंपाउंड फ्रॉम नॉन सबलाइम इंप्योरिटीज, ठीक है। सबलाइम कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन सबलाइमेबल इंप्योरिटीज। अगर समझ लो यहाँ पे आयोडीन है, ये आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडीन बेसिकली इज व्हाट, अ सबलाइम सॉलिड, ठीक है। दिस इज अ सबलाइम सॉलिड, दिस इज अ सबलाइम सॉलिड। अगर समझ लो इसका सैंड के साथ मिक्सचर है, या समझ लो भाई साहब इसका सॉल्ट के साथ मिक्सचर है, ये तमाम चीज़ों से है, अगर आप इसको हीट करेंगे इट विल इवेपोरेट। ये आयोडीन भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल इवेपोरेट, इट विल इवेपोरेट एंड इट विल फॉर्म अ गैस डायरेक्टली। अभी ये जो गैस है जैसे ही ये ऊपर के जगहों पे कलेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आपने बीकर में इसको हीट किया है, ठीक है, ये बीकर ऐसे उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद हीट। तो यहाँ पे ये हीट हो रहा है, यहाँ पे ये कलेक्ट होता जाएगा, दिस विल बेसिकली स्टार्ट कलेक्टिंग हियर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? मैं क्या करें, चलिए ये सब भाई साहब 8th और 9th में आप पढ़ चुके हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव टू इलैबोरेट इट हेयर। आप चैप्टर देखो भाई साहब कितने स्लाइड्स का है, एक साल निकल जाएगा अगर इस रेट से मैं पढ़ाता रहा तो। मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीज आर थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स। सब्लिमेशन से हम कैसे, और ये अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, दीज आर प्रोसेसेस विच आर देयर इन द 9th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। दिखाऊँ आपको, दिखाऊँ, अभी का भी दिखा सकता हूँ। आप जो चीज़ें मेरे से पूछ रहे हैं ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन टीचिंग यू थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। द रीज़न वाई आई एम गेटिंग इरिटेटेड इज बिकॉज आई हैव टू गो ऑन विद दोज थिंग्स। ये चैप्टर कितना लंबा है, सोचिए इसको हम कब मेन चीज़ों को पढ़ेंगे। यू वॉन्ट टू सी दिस? आप लोगों को एहसास भी नहीं है कि आपने लिया क्या है और जाना कहाँ तक है। I have everything out here. आप 2 साल पीछे जा रहे हो। इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कैसे हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। ये 9th का स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ये इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आपको सेपरेशन मिलेगा, कैसे हम सेपरेशन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। फिजिकल प्रोसेसेस यूज टू सेपरेट कॉन्सेंट्रेट्स और मिक्सचर, ये सारी चीज़ें आपने देखो यहाँ पे पढ़ी हुई है। डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी वहाँ पे पढ़ा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन भी पढ़ा हुआ है। 9th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। आप मेरे को रिपीट करने बोल रहे हो, आई विल रिपीट इट, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, एट द कॉस्ट ऑफ वॉट ये समझने की कोशिश कीजिए। एट द कॉस्ट ऑफ, ये मैं जानता हूँ ना ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। अभी आप चाहते हैं कि मैं इसको रिपीट करूं, आई विल डू दैट, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट। मेरा कैलकुलेशन चल रहा है माइंड में, मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे ये चल रहा है कि आप जिस चीज़ को पूछ रहे हैं वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भाई साहब। एंड आई हैव नो ग्रजेस कि भाई वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इस चीज़ को आप कर चुके हैं कवर। थोड़ा सा भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लुक एट द अमाउंट ऑफ थिंग्स वी हैव टू कवर इट इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। दिखाऊँ आपको कितने स्लाइड्स हैं, हम अभी यहाँ पे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। लुक एट दिस, ये आपका सिर्फ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। यू अंडरस्टैंड दिस वॉल्यूम? अगर मैं आपको अभी क्रोमेटोग्राफी समझाते बैठूं, सब्लिमेशन समझाते बैठूं, तो मैं आपको 2 साल पीछे लेकर जा रहा हूं। ये आगे का कौन करेगा? ये 1 साल लग जाएगा मेरे को कराते हुए, जो कि आप कर चुके हैं। मैं आपको प्रूफ के सब बतौर प्रूफ दे रहा हूं। ये 9th स्टैंडर्ड का पीपीटी खोलकर दिखाया मैंने आपको। ये सारे प्रोसेसेस आप बाकायदा पढ़ चुके हो। And I don't mind teaching it to you once again, but imagine ये आगे का कब करेंगे हम? ये इतना पोर्शन आपका बाकी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। हम अभी फिलहाल ये 3rd या 4th स्लाइड में है। यू सी दिस? मेरे दिमाग में ये चल रहा है, इस लोड में मैं हूं ऑलरेडी, लेकिन आप नहीं हो। आई डोंट माइंड क्वेश्चंस, बट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है वो, अननेसेसरी स्ट्रेचिंग है। आपका भाई साहब कहां से खत्म होगा ये बताइए? How will you finish this? Give me a timetable for this. और आप लोग है ही नहीं सीरियस। सीरियस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मस्ती मजाक ना करें। आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी कन्वे नहीं करता है कि यू आर बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैव यू लैंडेड ऑन। आ गया भाई साहब ये।
दिस इज एब्सोल्यूट बर्निंग फायर जिसमें आपने अपना हाथ डाला हुआ है। या तो सोना बन के निकलोगे या तो जल बुझ जाओगे, यही होने वाला है। लेट दैट बी वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। साइंस अगर आपने लिया है, या तो आपका करियर बन जाएगा या तो बर्बाद हो जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। एकदम मैं मुंह पे बोल रहा हूं, किसी आपके भी बोल रहा हूं, आपके पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा। एनीवन, साइंस जलती हुई आग है भाई साहब, आपने जिसमें हाथ डाला है। इससे या तो आप करियर बना लोगे, मतलब चमक जाओगे, या तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने का मतलब है आप किसी लायक नहीं रहोगे। भाई साहब जो कॉमर्स कर रहा है वो आपके आधे से आधे मेहनत में कुछ कर लेगा जीवन में, आधे से आधे मेहनत में। उसने अपना मेहनत तो बचा लिया ना, कम से कम अपनी मेहनत तो बचा ली उसने, टाइम पास तो कर लिया ना, जीवन का जो 2 साल का आनंद है वो तो ले लिया ना। आप वो भी नहीं कर पाओगे, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन उस स्टेज तक आपको जाना पड़ेगा, वरना ये सब हल्के में ही चलता रहेगा। टाइम निकल जाएगा कब 2 साल आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइज प्लीज हैव सम रैशनल अप्रोच। अभी तक लोगों के एडमिशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, पता नहीं कब क्या होने वाला है, कब जीवन में थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर बनेगा, कब होगा, आई हैव नो क्लू। कुछ चीज़ों में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर मैं सारी चीज़ों को पीछे जाकर समझाने लगूंगा, ये 2 साल पीछे मुझे जाना पड़ेगा इन चीज़ों को समझाने के लिए। आई विल गेट इरिटेटेड ऑन दीज क्वेश्चंस। आई नेवर माइंड क्वेश्चंस। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, 9th का पीपीटी आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं जो आपके इधर से पूरे इवेपोरेट हो चुके हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू दिस, आई विल डू दैट, बट व्हेन ऑन अर्थ एम आई गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्लाइड्स? उतना आपको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपने कभी नहीं सुना है। मैं आई डोंट माइंड स्पेंडिंग एन आवर ऑफ क्लास विथ यू। रेजोनेंस के बारे में आपने कभी नहीं जाना है, 2 घंटे का क्लास चलाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ले आओ IIT नीट के सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन पीछे जाने में मेरे को बहुत इरिटेशन होता है। आप किसी लेवल पे तो होंगे ना, 8th 9th 10th के लेवल पे तो होंगे ना, इतना तो आप जर्नी क्रॉस करके आए हैं ना। आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट दैट लेवल, उसके बाद ही हम आगे का निर्माण कर सकते हैं। आप मेरे को हाइपर कंजुगेशन का बोलो, अभी नहीं समझ में आया और डिटेल में समझाइए, आई विल डू दैट। भाड़ में क्या स्लाइड्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आपको रेजोनेंस समझना है समझिए, आपको कार्बोकैटायन समझना है समझिए, आपको कार्बन आयन फॉर्मेशन समझना है समझिए, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, इलैबोरेट, डू व्हाटएवर यू वांट। आई एम ओपन टू दिस, आई कैन एक्सटेंड, बट पीछे जाना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अपने पास टाइम ही नहीं है उतना। जो चीज़ें आप कवर्स कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, और सिंसियरली और डेडिकेटली कीजिए। आपने आग में हाथ डाला है भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, और ये आपको जला देगा। दिस इज गोइंग टू बर्न यू। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लॉट निकलता है साइंस के बैच से। साइंस का कोई भी बंदा ना जिसने 10+2 किया रहेगा वो जीवन से खुश नहीं रहेगा। कोई भी बंदा। 80% of commerce people are satisfied because they know that they will land up in a job which is going to pay them somehow to manage their family. They know that they have well utilized their time in doing time pass for 2 years. मैं कॉमर्स की स्ट्रीम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वैसा चॉइस किया है। That is what they have chosen. You have chosen something which has to mold into a career. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इस चीज़ को बार बार समझने की और जानने की कोशिश कीजिए। देर इज़ मोर मतलब आप बोल सकते हैं, आप यू कैन नॉट वेस्ट योर सेकेंड्स, फॉरगेट अबाउट आवर्स। आपके एक एक सेकेंड पे इतना ज़्यादा लोड है ना जिसका एहसास आपको नहीं है अभी। पूरा फ्रस्ट्रेटेड लॉट निकलता है साइंस के बैच से, पूरा फ्रस्ट्रेटेड लॉट। क्या लगता है आपको IIT की जर्नी बहुत ईजी है? बैठे हुए हैं उन लोग, आ जाओ भाई साहब कॉलेज भर दो हमारा। नीट, अरे भाई साहब तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप नहीं है, लाओ लगा देता हूँ भाई साहब। ऐसे ही घूम रहे हो भाई साहब, लो स्टेथोस्कोप लो भाई साहब, डॉक्टर बन जाओ। आसान है ये प्रोसेस? नहीं है भाई साहब। दिस इज नॉट अ गेम भाई साहब। ये बहुत ज़्यादा आपकी डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैं क्वेश्चन से इरिटेट नहीं होता हूँ, मैं क्वेश्चन से कभी भी इरिटेट नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है लोग जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज आर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। ये आगे का लोड इतना है कि भाई साहब इन क्वेश्चंस को अगर हम हैंडल करते बैठेंगे, गया हमारा टाइम। मैं जहाँ पे भी ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसको समझ जाइएगा कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
यू कैन आस्क क्वेश्चंस नेवरदलेस अगर आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा मैं मतलब भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द टॉपिक बिकॉज इट डजेंट हैव इंपॉर्टेंस। आप सोचिए ना, कोई आपसे पूछेगा क्या नीट में क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, 9th का सवाल उठाएगा कोई नीट 10th 12th के नीट में पूछेगा क्या, आईआईटी में पूछेगा क्या? नहीं है, नहीं पूछेगा। ये जो प्रोसेसेस हैं ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, आज की तारीख में कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, ठीक है। यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, डेफिनेटली यू कैन, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन पे भाई साहब डिबेट कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन के सवाल उठा के लाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन तुमको पूरा अगर समझ में आ गया होगा वेल एंड गुड, नहीं तो कल फिर से खोलो इसको, आई एम रेडी। रेजोनेंस खोलो भाई साहब, हाइपर कॉन्जुगेशन खोलो भाई साहब, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट खोलो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट खोलो। अभी मैं घूम के पूछ लूंगा ना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नहीं बता पाओगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नहीं बता पाओगे। टॉटोमेरिज्म क्या होती है, नहीं। टॉटोमेरिज्म पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म में, मैं वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रूफ बता सकता हूं आपको। टॉटोमेरिज्म आप पढ़ चुके हैं, मेटामेरिज्म आप पढ़ चुके हैं। डू यू हैव दीज थिंग्स इन माइंड? नो। अंडरस्टैंड वेयर आर यू हेडिंग फॉर। मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं, जो रास्ता आपने चुना है भाई साहब उसमें स्मूथनेस कम, खड्डे ज़्यादा हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अरे ये कहा हो गया, ये हो गया था ना भाई साहब, होमोलिटिक फिजन, ओके। फिर भी नहीं बता पाओगे होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोटिक फिजन क्या, फिर भी नहीं बता पाओगे। खैर क्या बोला जाए। ऐसा नहीं कि तुम ही लोग नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा भाई साहब कल्चर ही चल रहा है। साइंस मतलब लेने के नाम पे ले लिया, मत, साइंस लेना ही नहीं चाहिए भाई साहब। अगर आपने लिया है ना तो उसको निभाइए, ये मेरा मानना है। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ था ना, उतना डिमांडिंग है भाई साहब, जो सच है वही सच ही है। इसको अगर मैं बोलूँ अरे नहीं नहीं भाई साहब नहीं आ पा रहा, ये टेंशन मत ले, नहीं भाई साहब है, टेंशन लो, इस कदर लो कि भाई साहब तुम्हारा जीना आराम हो जाए, रात को नींद ना आए, इतने तक की टेंशन लो। इतना टेंशन लेना पड़ेगा इसका, तभी जाकर कुछ हो पाएगा इसका। यू हैव टू बी अंडर स्ट्रेस, लेट्स एक्सेप्ट इट। अब चालू करो, तुमको स्ट्रेस में रहना ही पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को लिया है तुमने, तो इस सब्जेक्ट को लिया है तो यू कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस, इट विल बी देयर, यू हैव गॉट टू लिव विथ इट। आपको भाई साहब उसी के साथ रहना पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है ना भाई साहब, वो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। क्यों? बैक बेंचर है, कॉलेज में पढ़ाई चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, वो जानता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, वो रिस्क ले रहा है अपने साथ, वो आगे चल के भी रिस्क ही लेगा और शायद रिस्क उसका सक्सेसफुल हो जाए, चाहे वो डूब जाए, तो हो सकता है भाई साहब हो जाए। लेकिन आप नहीं ले सकते ना भाई साहब, आपने एक इतना एफर्ट वाला स्ट्रीम चूज़ किया है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क। आप मतलब झक मार के भी आपको अटेंशन देना ही पड़ेगा, झक मार के भी आपको भाई साहब इसमें जाना ही पड़ेगा, डूबना ही पड़ेगा, ये ऐसा ही है। यू विल हैव टू गो थ्रू इट, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। कोई मैजिक नहीं होने वाला भाई साहब, कोई मैजिक नहीं होने वाला। ओके, सो अभी हमने देखा भाई साहब यहाँ पे सब्लिमेशन का देखा। देखो सब्लिमेशन में हो क्या रहा है, सब्लिमेशन फिर भी बता देता हूँ आपको मैं भाई साहब, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट कर सकता। फिर से आपको बोल, ये समझ लो तुमने आयोडीन लिया है, आयोडीन एक सब्लाइम सॉलिड है, ठीक है, और उसके साथ सैंड उन कुछ तो है। अभी तुम इसको हीट कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। सैंड मेल्ट होगा नहीं, मतलब मेल्ट होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। आयोडीन क्या होगा, थोड़ा सा ही अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सब्लाइम सॉलिड्स का क्या होता है, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है हीट करने से, और अगर इसको कूल करोगे तो गैस से क्या किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। यहाँ का पूरा टेम्परेचर बहुत हॉट है, ये वेपर बन गया,
जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे आपने ना मतलब ऐसे कॉटन रख दिया है, कॉटन, ताकि ये भाई साहब वेपर बाहर ना जाए। तो क्या होगा, अभी ये कूलर पार्ट्स हैं, है ना, ये कंपैरेटिवली ये भाई साहब कूलर पार्ट है ना, समझ में आ रहा है। आप अगर भाई साहब आपने समझ लो ये चाय की कप है, यहाँ तक गर्म चाय है, आप यहाँ पे अगर टच करोगे तो गर्म लगेगा क्या, उतना गर्म नहीं लगेगा, शायद थोड़ा बहुत लगे, क्योंकि ये कंडक्टर तो है नहीं भाई साहब, ठीक है। आप जैसे हैंडल को टच करते हो, आपको गर्म लगता है क्या, नहीं ना, लेकिन चाय तो है ना भाई साहब, गर्म चाय उसके अंदर है, वहाँ तक हीट पहुँच ही नहीं रहा है। तो वैसा यहाँ पे भी हो रहा है, ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, यहाँ पे आपने इसको हीट किया, ये बन गया आयोडीन वेपर्स, ये आयोडीन वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हीट अभी तक पहुँच नहीं पाया है, तो दीज आर कोल्डर प्लेसेस। सो व्हाट विल हैपन, दीज आयोडीन वेपर्स विल कूल डाउन हेयर, द मोमेंट दे कूल डाउन हेयर दे विल फॉर्म सॉलिड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, देखो आपने आयोडीन को उसके मिक्सचर से सेपरेट आउट कर दिया, बिकॉज इट इज सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, टू सेपरेट सब्लाइमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटीज। तो सब्लाइमेबल कंपाउंड्स को हम नॉन सब्लाइमेबल कंपाउंड से भाई साहब सेपरेट आउट कर रहे हैं। जैसे देखो ड्राई आइस, ड्राई आइस बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनता है। हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर ड्राई आइस आप अपने हाथ पे भी रखेंगे तो मॉइस्चर नहीं आएगा। मॉइस्चर कहाँ से आता है, वाटर से आता है। अभी ये वाटर से तो बना नहीं है, ये बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, तो भीगेगा नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप वाटर उसमें मतलब आइस रखेंगे तो उसमें से वाटर लीक होगा और वाटर उसको बर्बाद कर देगा। तो जहाँ पे भी आपको कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल करना है और ये भी इंश्योर करना है कि जिस चीज़ को आप कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं वो बर्बाद ना होए, तो आप ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड आयोडीन, तो आप देखो ये ड्राई आइस सीधा सीधा भाई साहब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन भी वैसा ही है भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर भाई साहब, ओके। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सो ऑब्टेनिंग सॉलिड इन प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। शुगर केन के जूस से आपका शुगर मॉलिक्यूल्स बनता है, ये प्रोसेस जो है तो आपका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। शुगर केन, गन्ने का जूस आप सबने देखा रहेगा, उसी से बनता है आपका शुगर। शुगर केन जूस से भाई साहब आपका बन रहा है शुगर, ठीक है, क्लियर है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। Substance is more soluble in a given solvent at higher temperature than at a lower temperature, ठीक है। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को फट से ड्रॉप कर रहे हैं। ये क्या है, आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेट्स से आपका ये गन्ने का जूस है, ये रूम टेम्परेचर पे है गन्ने का जूस, अभी आपने ताज़ा गन्ने का जूस निकाला, अभी इसको फट से इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दोगे। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप कर दोगे, सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ हायर टेम्परेचर देन एट अ लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या होने लगेगा भाई साहब, निकलने लगेगा। चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो भाई साहब, ठीक है, तो जब आप गरम गरम चाय या कॉफ़ी पी रहे हो तो लास्ट में कुछ बचता है क्या, ऑलमोस्ट नहीं। आप उसको ठंडा कर दो, एकदम ठंडा कर दो, ठंडा मतलब आइस कोल्ड कर दो भाई साहब, आइस कोल्ड ना करो, चलो ऐसे ही ठंडा कर दो, एकदम उसका टेम्परेचर पूरा गिर जाए। आप देखोगे नीचे चीनी जमा होने लगेगी, शक्कर जमा होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे जितना आपका शक्कर उसमें था वो जैसे टेम्परेचर लोअर आता है वो नीचे गिरने लगता है भाई साहब, उतना सॉल्युबिलिटी उसका नहीं रहेगा, ठीक है। देखो सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ हाइयर टेम्परेचर। गरम जब चाय थी तो आपने 3-4 चम्मच जो भी चीनी डाला रहेगा उसमें, ठीक है, जैसे टेम्परेचर लोअर हो जाएगा उतना वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका रीज़न क्या है भाई साहब, सिंपल, देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना भाई साहब, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही तुमने इसको हीट किया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ये समझ लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी इन डिस्टेंसेस में क्या हो रहा है, शुगर जाके एडजस्ट हो रहा है। जैसे तुम टेम्परेचर को गिरा रहे हो फिर से वो क्या हो रहा है भाई साहब, तो अभी ये शुगर किधर जाएगा, भाई साहब नीचे आ जाएगा, है ना। सो दैट इज हाउ क्रिस्टलाइजेशन हैपेंस। सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हायर टेम्परेचर देन एट अ लोअर टेम्परेचर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। शुगर केन जूस का हमने टेम्परेचर अगर गिरा दिया तो हमको नीचे क्या मिल जाएगा, शुगर, वी विल गेट शुगर। क्रिस्टलाइजेशन, तो आपका देख लो भाई साहब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, ये ग्लास पनेल है, ये सोल्यूशन है, हॉट वाटर जैकेट है, ठीक है, आप इसको भाई साहब हीट कर रहे हो। ये कैसा है, मतलब ये गर्म करने का एक अलग प्रोसेस है, इसको वाटर बाथ भी बोलते हैं। आप डायरेक्टली इसको हीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इस सोल्यूशन को गर्म कर दिया है, ठीक है। इस सोल्यूशन को जैसे आपने गर्म कर दिया है, यहाँ पे फिल्टरेट आएगा और ये भाई साहब नीचे रह जाएगा, ठीक है। दिस विल बेसिकली इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज विल कलेक्ट, ठीक है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कंपाउंड बीइंग क्रिस्टलाइज्ड मोर सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, ओके, लीस्ट सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर भाई साहब इंप्योरिटीज निकल जाएंगी इसमें से, इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल जो होंगी। सॉल्वेंट, नो रिएक्शन विद कंपाउंड टू बी प्योरिफाइड,
सॉल्वेंट लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रिमूवल इज ईजियर। सॉल्वेंट भाई साहब लो विस्कोसिटी, इज नहीं समझ पाएंगे आप। विस्कोसिटी बेसिकली आपका लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जैसे मरकरी अगर आप देखोगे, मरकरी का ड्रॉप वो लिक्विड ही है लेकिन बहुत डेंस होता है भाई साहब। तुमने मरकरी का ड्रॉप यहाँ पे रखा और वाटर रखा, वाटर फिसल जाएगा, मरकरी थोड़ा सा ही लेगा भाई साहब, ठीक है। इट विल नॉट, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड लो विस्कोसिटी। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भाई साहब यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है। सो सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more solids having different solubilities in the same solvent at the same temperature by stepwise crystallization. Least soluble substances crystallizes out first, ठीक है, recrystallization, more soluble substances crystallize out. तो भाई साहब एक बड़ा सा ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है, और इसमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग चीज़ें आउट हो जाती हैं। तो क्रूड ऑयल से जैसे आपको कहीं पे केरोसिन मिलता है, कहीं पे आपको पेट्रोलियम मिलता है, कहीं पे आपको डीजल मिलता है, कहीं पे आपको पैराफिन मिलता है, एक ही कच्चे तेल से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। जब माइनिंग करके तेल निकाले तो इसमें से सारी चीज़ें निकलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस? सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। सॉल्युबिलिटी से आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से भी आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। डेंसिटी का भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, ये क्या गलत है भाई साहब, ये सॉल्युबिलिटी डेंसिटी होगा, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सब्सटेंस? अमॉर्फस सब्सटेंस वो होता है जो टुकड़े टुकड़े हो जाए भाई साहब, ठीक है, मतलब जिसका कोई फिक्स शेप एंड साइज ना रहे। ग्लूकोज, ग्लास, एलम, कॉमन सॉल्ट। नहीं, कॉमन सॉल्ट इज नॉट एन अमॉर्फस सब्सटेंस, ग्लास इज एन अमॉर्फस। टुकड़े टुकड़े हो जाए ना भाई साहब, ठीक है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। विच इज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में जो एकदम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये भी सही है, ठीक है, डेफिनेट 3D शेप रहेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तुम नहीं समझ पाओगे यार, ठीक है। Substances being more soluble at higher temperature than lower temperature is the principle of which purification technique? बताइए भाई साहब, कौन सा प्यूरिफिकेशन टेक्निक हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन, शाबाश, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ओके, विल टॉक अबाउट डिस्टिलेशन द नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा सीरियस रहिए भाई साहब, सीरियस रहिए, मतलब मजाक मस्ती करते रहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, बट एट द सेम टाइम ensure that studies are running in parallel. Okay.